नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ASPG कॉलेज, और आज हम लोग बात करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अगर मैं बात करूं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसका इस्तेमाल होता है कंपाउंड्स के अंदर अनसैचुरेशन की जांच करने के लिए प्राइमरली। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन पर जाऊं तो हम लोग समझ सकते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ यूवी एंड विजिबल लाइट विद द मैटर। यानी कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो ब्रांच है जो डील करती है यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन का क्या इफ़ेक्ट होगा किसी भी मैटर के ऊपर। तो ये जो उसकी स्टडी करती है उसी ब्रांच को हम लोग कह रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मैं अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन को मैं देखूं तो मैं पाऊंगा कि 200 टू 800 नैनोमीटर तक जो होता है वो यूवी रीजन होता है, 200 टू 400 नैनोमीटर, एंड विजिबल रीजन इज़ 400 टू 800 नैनोमीटर। यानी कि पूरा 200 टू 800 नैनोमीटर की अगर लाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो हम उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर? अगर हम लोग दूसरे शब्दों में देखें, अगर हम लोग फिज़िकल एस्पेक्ट से देखें, तो जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा होता है जो वो बनता है दैट अराइज बाय द ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। किसी भी मॉलिक्यूल में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स होती हैं, उन्हीं के बीच में जब क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन होता है, उसी की वजह से हमको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा दिखाई देता है ना। उसी की वजह से हमको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा दिखाई देता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। इसीलिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बुक में देखेंगे तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जगह इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम यूज़ होता दिखाई देगा, क्योंकि ये डील करता है ट्रांजिशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन की बात। अब हम लोग बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रूल है, एक इम्पॉर्टेंट नियम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, दैट इज़ कॉल्ड लैम्बर्ट्स लॉ। बेसिकली देयर आर टू लॉज, वन इज़ कॉल्ड लैम्बर्ट्स लॉ, अदर वन इज़ कॉल्ड बियर्स लॉ या लैम्बर्ट्स बियर लॉ। पहले लैम्बर्ट्स ने एक लॉ दिया, उसी में बियर ने कुछ एक्सटेंशन किया, जिसकी वजह से वो जो कंबाइंड लॉ है उसको लैम्बर्ट्स बियर लॉ कहते हैं। तो पहले हम लोग लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लैम्बर्ट्स बियर लॉ या फिर बियर लॉ भी उसको बोल देते हैं, उसको समझेंगे। तो हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ लैम्बर्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन इज पास थ्रू अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। ये बेसिकली दो टर्म्स यूज हुई, वन इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक, अदर वन इज होमोजीनियस। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ की, वो रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ सेम हो, ठीक है। और होमोजीनियस मतलब क्लियर सॉल्यूशन, जैसे कि हम लोग पानी में नमक घोल दें तो हमको बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, जो ऐसा सॉल्यूशन जो हर जगह से एक जैसा हो, है ना, उसे हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्लियर? देन द रेट ऑफ डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम। एब्जॉर्बिंग मीडियम क्या है? ये सॉल्यूशन जो हम लोगों ने लिया वही एब्जॉर्बिंग मीडियम है। तो ये कह रहा है कि अगर मैं कोई सॉल्यूशन ले लूँ फॉर एग्जांपल बीकर में, और उस पर यूवी विजिबल रेडिएशन डाल रहा हूँ या कोई भी मोनोक्रोमैटिक लाइट डाल रहा हूँ, तो जब वो उसमें से पास होगी तो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि कुछ लाइट को जो है हमारा जो सॉल्यूशन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो जो डिक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी में विद रेस्पेक्ट टू द पाथ लेंथ या थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, उसी के बारे में बात कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि ये जो डिक्रीज हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो हमने डाली थी लाइट उसकी इंटेंसिटी के बराबर, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर हम लोग मैथमेटिकल टर्म में लें तो -di/dx इज इक्वल टू के आई, वेयर डी आई इज द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी, है ना। आई तो हो गया इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यहाँ पर जो है आई है, डी आई माइनस डी आई जो होगा वो डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन है ना, दैट इज माइनस डी आई, है ना। एंड व्हाट इज डी एक्स, डी एक्स इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम, एंड व्हाट इज के, के इज अ कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट, क्लियर। तो ये हमारा था लैम्बर्ट्स लॉ। अगर हम लोग इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन की को देखें लैम्बर्ट्स लॉ के, तो कुछ इस तरह का इक्वेशंस बनती हैं, हम लोगों ने पढ़ाई है, अभी भी पढ़ा, -di/dx इज इक्वल टू के आई, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर तो हम लोग अगर dx को यहाँ ले आएँ और i को यहाँ ले आएँ तो आ जाएगा di/i इज इक्वल टू -k/dx। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के थ्रू ये जो वैल्यू है इसका आएगा ln i इज इक्वल टू -kx प्लस c, है ना। c इज व्हाट इज c, c मान लूँ या फिर हाँ c ही मान लेता हूँ, चलो c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना। और ये इक्वेशन नंबर हो गई व्हाट 2, इक्वेशन नंबर 2, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब अगर मैं यहाँ पर मान लूँ अगर मेरी इनिशियल इंटेंसिटी कितनी थी, आई नॉट थी, इफ़ आई नॉट इज़ द इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इनिशियली, देन एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि x अगर 0 हो गया, यानी कि थिकनेस अगर सॉल्यूशन की 0 हो गई तो i किसके बराबर हो गया, आई नॉट के, आई नॉट मतलब इनिशियल इंटेंसिटी के बराबर हो गया, ठीक है। तो मैं ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें मैं क्या कर देता हूँ, x की जगह 0 रख देता हूँ और i की जगह आई नॉट रख देता हूँ, तो मेरे को क्या इक्वेशन मिलेगी, मेरे को ये इक्वेशन मिलेगी। तो ln आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा c, है ना। ये ऐसा हुआ, देखो अगर मैं इसको रख दूँ, वो पिछली वाली इक्वेशन को देख लीजिए, ln आई नॉट इज इक्वल टू, है ना, ये था -kx प्लस c, है ना। तो ये अगर x को 0 मान लेता हूँ तो ये पूरा kx, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ln आई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, यही वैल्यू मैं उठा के कहाँ रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में, है ना। व्हेन वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इज दिस, इसी इक्वेशन में रख देता हूँ, तो ln आई इज इक्वल टू -kx प्लस ln आई नॉट। फिर ln आई नॉट को यहाँ ले जाएंगे, ln आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू -kx, ठीक है। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू e की पावर -kx एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट e की पावर -kx, दैट इज लैम्बर्ट्स इक्वेशन। एक्सक्यूज, दैट इज लैम्बर्ट्स इक्वेशन, क्लियर। तो ये हुई हमारी लैम्बर्ट्स की इक्वेशन। अब हम लोग बात करते हैं लैम्बर्ट्स बियर लॉ की या फिर बियर लॉ की। बेसिकली लैम्बर्ट्स बियर लॉ ने या फिर बियर लॉ ने बेसिकली इसी में एक डेफिनेशन अगर हम लोग देख लैम्बर्ट्स लॉ की और बियर लॉ की तो ऑलमोस्ट सेम है, बस उसने एक टर्म कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है। तो अगर मैं दोनों की वो देखें, दोनों लॉज देखें तो दोनों लॉज ऑलमोस्ट सेम है। व्हाट इज लैम्बर्ट्स बियर लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन a monochromatic radiation, same monochromatic radiation is passed through a homogeneous solution, then the rate of decrease in the intensity of radiation, है ना,
with thickness of solution या absorbing medium is directly proportional to the intensity of incident light। यहाँ तक तो वही है लैम्बर्ट्स लॉ, बस इसने क्या डाल दिया, एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसने कंसंट्रेशन को और ऐड कर दिया। तो हमारी इक्वेशन बन गई माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इजिकल टू के आई सी। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, माइनस डी आई क्या है, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी, डी एक्स क्या है, थिकनेस ऑफ द मीडियम, एंड यहाँ पर एक वैल्यू आई सी, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। खाली इसने कंसंट्रेशन का वर्ड एक और ऐड कर दिया। तो हम लोग अगर इसका डेरिवेशन करें तो बस वही वहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन एक और ऐड करते जाते हैं हर एक इक्वेशन में। तो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इजिकल टू के आई सी, आई को हम लोग यहाँ ले गए वापस, है ना, तो माइनस डी आई अपॉन आई इजिकल टू के डी एक्स सी, बस सी ऐड करते जा रहे हैं कंसंट्रेशन। तो माइनस ये माइनस यहाँ आ गया, डी आई अपॉन आई इजिकल टू माइनस के डी एक्स सी ऑन इंटीग्रेशन, दैट वैल्यू केम एज एल एन आई माइनस के एक्स सी प्लस ए। यहाँ पर हम लोगों ने सी नहीं लिया क्योंकि सी सी सेम हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने ए ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते। अब पिछली बार की तरह अगर हम लोग मान लें कि इनिशियल इंटेंसिटी क्या थी, अगर हम लोग पिछली बार की तरह मान लें कि इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट थी, है ना, इनिशियल इंटेंसिटी अगर हम लोग आई नॉट मान लें तो एट एक्स इजिकल टू 0 आई इजिकल टू आई नॉट, है ना, आई इजिकल टू आई नॉट एट एक्स। तो हम लोगों ने यही वैल्यू यहाँ रख दी इस वाली इक्वेशन में, आई की जगह आई नॉट रख दिया और एक्स की जगह क्या रख दिया 0, तो ये वैल्यू तो पूरी 0 हो गई। तो ए इजिकल टू क्या हो गया, ए इजिकल टू एल एन आई नॉट हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू उठा के मैं क्या रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, ए की जगह क्या रख देता हूँ, एल एन आई नॉट रख देता हूँ। तो इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, मेरी इक्वेशन बन जाएगी ये, है ना, मेरी इक्वेशन बन जाएगी एल एन आई इजिकल टू माइनस के एक्स सी प्लस एल एन आई नॉट। सेम इक्वेशन है जो आप लोगों ने लैम्बर्ट्स लॉ में यूज़ की, बस यहाँ पर सी और आ गया है, बस एडिशनल। तो एल एन आई अपॉन आई नॉट इजिकल टू माइनस के एक्स सी, सेम एज आई अपॉन आई नॉट इजिकल टू ई की पावर माइनस के एक्स सी, है ना, और आई इजिकल टू आई नॉट ई की पावर माइनस के एक्स सी। तो ये इक्वेशन नंबर 5 दैट इज इक्वेशन फॉर लैम्बर्ट्स बियर लॉ। सेम इक्वेशन है बिल्कुल, बस यहाँ पर सी आया है। तो अगर आप एक इक्वेशन याद रखोगे, एक डेरिवेशन याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। हम लोग इसको दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं। हम लोग इसी इक्वेशन को लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को, एल एन आई अपॉन आई नॉट इजिकल टू माइनस के एक्स सी। ये एल एन जो है लॉग बेस ई है, अगर मैं इसको लॉग बेस 10 कर दूं तो के अपॉन 2.303 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के अपॉन 2.303 सी एक्स। और ये वैल्यू जो है इसको कहते हैं एब्जॉर्बेंस, और मैंने इसको रिप्रेजेंट किया ए से। ऐसे ही के क्या है, कांस्टेंट है, 2.303 भी कांस्टेंट है, तो इसको इसकी जगह पूरे की जगह मैं एक अलग कांस्टेंट ले लेता हूँ एप्सिलॉन। तो ये बन गया ए इजिकल टू एप्सिलॉन सी एक्स, है ना। यहाँ देख लेते हैं ए इजिकल टू एप्सिलॉन सी एक्स, जहाँ पर ए क्या है, एब्जॉर्बेंस है, और ये किसके बराबर है, लॉग बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। और एप्सिलॉन क्या है, इसको बोलते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303। तो ये हमारा हो गया लैम्बर्ट्स बियर लॉ। और यही इक्वेशन जो है वो पिछली वाली इक्वेशन से इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकल्स में या और जगह यही इक्वेशन यूज़ होती है, एब्जॉर्बेंस इजिकल टू एप्सिलॉन सी एक्स। क्लियर। ये इक्वेशन शो करती है कि जो एब्जॉर्बेंस है दैट इज़ directly proportional to the concentration and absorbance is directly proportional to the x is the thickness of the solution। तो ये इक्वेशन शो करती है कि जो आपकी एब्जॉर्बेंस है वो कंसंट्रेशन और थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं, ये तो हुई हमारी लैम्बर्ट्स बियर लॉ की बात। अब हम लोग आगे चलते हैं
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पर हम लोगों ने बात की ही थी कि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स, है ना। तो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने MOT में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो उसके अंदर ये 5 तरह की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स हो सकती है। वन इज सिग्मा, अगर क्या कह सकते हैं अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है, देन पाई अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, एन इज द नॉन बॉन्डिंग यानी कि जहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एंड पाई स्टार इज द एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार इज ऑल्सो एंटी बॉन्डिंग। अगर आप लोग MOT को पढ़ लोगे तो आप लोगों को ये सब समझ में आ जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा फर्स्ट ईयर में ये सब चीज़ें, है ना। ये दोनों कैसे हैं, ये तो हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन, सिग्मा और पाई जो हो गए वो बॉन्डिंग हो गए। ऐसे ही सिग्मा स्टार और पाई स्टार क्या हो गए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। और एन क्या हो गए, एन इज द नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, है ना। 3 तरह के होते थे ना, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इसी हिसाब से सिग्मा स्टार हो गया, पाई स्टार हो गया और एन हो गया। एन इज का नॉन बॉन्डिंग यानी कि जिसके अंदर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो इस तरह से हमारी 5 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स हो गई। इन्हीं के बीच में जो है डिफरेंट ट्रांजिशंस होंगे, जिसकी वजह से हमको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा हमको मिलेगा। बेसिकली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा जो होता है उसका वेवलेंथ जो है इनके एनर्जी डिफरेंस के साथ बिल्कुल मैच करता है। दैट्स वाई जब हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल पर यूवी या विजिबल लाइट डालते हैं तो वो ट्रांजिशंस दिखाता है बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मतलब जिस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी चाहिए दैट इज सिग्मा स्टार, बट सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इज पॉसिबल only those compound which have sigma bond, and you know all compounds have sigma bond, है ना। sigma bond is an essential condition for every molecule, है ना। तो ये जो है सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इज कॉमन इन ऑल कंपाउंड, दैट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड, क्लियर, बट इट रिक्वायर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्लियर। दूसरा ट्रांजिशन आता है पाई स्टार ट्रांजिशन, है ना। पाई स्टार ट्रांजिशन, दिस ब्लू कलर से जो हमने शो किया है ये पाई स्टार ट्रांजिशन है। ये कौन दिखाएंगे, ये वही दिखाएंगे जिनके अंदर पाई बॉन्ड होंगे। तो पाई बॉन्ड किन के अंदर होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर। अनसैचुरेटेड मतलब जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे कि इथीन की अगर मैं बात करूं तो इथीन में 2 बॉन्ड होते हैं जिसमें से एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तो इसके अंदर क्या होगा, पाई बॉन्ड होंगे। तो ये क्या दिखाएगा, ये पाई स्टार ट्रांजिशन दिखाएगा, क्लियर। तो पाई स्टार ट्रांजिशन किन में होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ही होगा। तीसरे तरह का ट्रांजिशन आया एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो ये किस में होगा, जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होंगे। सिग्मा बॉन्ड तो सब में प्रेजेंट होता है सिग्मा स्टार। एन मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड भी हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो। जैसे कि अमोनिया में ले सकता हूँ एक एग्जांपल। अमोनिया के अंदर क्या है, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, साथ में इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये क्या करेगा, ये एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन दिखाएगा, क्लियर। चौथा जिसके लिए सबसे कम एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज एन पाई स्टार, यानी कि ये उनमें होगा जिनके अंदर एन यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और पाई यानी कि पाई बॉन्ड भी होंगे, यानी कि ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो। जैसे कि मेरे कीटोनिक मॉलिक्यूल हो गए, कीटोनिक ग्रुप जो हो गया। अगर मैं कीटोनिक ग्रुप की बात करूं तो कीटोनिक ग्रुप में क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, साथ ही ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इस वजह से क्या होगा, ये क्या दिखाएगा, ये एन पाई स्टार ट्रांजिशन दिखाएगा, क्लियर। तो ये इस तरह से 4 तरह के ट्रांजिशन हो गए। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में रिक्वायर होती है, सिग्मा स्टार में, फिर उसके बाद पाई स्टार में, फिर एन सिग्मा स्टार में, फिर एन पाई स्टार में। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कौन दिखाते हैं,
सारे के सारे सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड सभी कंपाउंड दिखाएंगे। इसलिए ये बहुत कॉमन ट्रांजिशन है, इसकी स्टडी हम लोग उस तरह से नहीं करते, ये एक तरह का इम्पॉर्टेंट नहीं है उस तरह से, क्योंकि जो चीज़ सब में प्रेजेंट है तो उसकी स्टडी नहीं करते। दूसरा है पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, जो कि हम लोगों ने ब्लू कलर से दिखाया है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ही होता है ना। तीसरा है एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जो ग्रीन कलर से दिखाया है, ये दिखाता है, ये बताता है कि ये उन्हीं कंपाउंड में होता है जिनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे और सिग्मा बॉन्ड होंगे, यानी कि जैसे कि अमोनिया, है ना। चौथा है एन पाई स्टार ट्रांजिशन, ये उनमें होता है जिनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, साथ में पाई बॉन्ड भी होंगे, जैसे कि मैंने कीटोनिक एक एग्जांपल, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो और साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो। क्लियर। तो इस तरह से ये 4 तरह के ट्रांजिशन होते हैं, लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन है वो है पाई पाई स्टार ट्रांजिशन और एन पाई स्टार ट्रांजिशन, क्योंकि ये जो 2 ट्रांजिशन है ये शो करते हैं अनसैचुरेशन को और साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। तो ये स्पेसिफिक टाइप के ट्रांजिशन है, इन्हीं का यूज़ जो है ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। क्लियर। यहाँ आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, एक टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोफोर, है ना। बेसिकली क्रोमोफोर अगर मैं लूँ तो क्रोमोफोर वर्ड जो है वो कलर से लिया गया है, क्रोमो मतलब कलर। ये बेसिकली यूज़ हुआ डाइज में, सबसे पहले डाइज को समझाने के लिए क्रोमोफोर वर्ड का यूज़ हुआ। डाइज में बेसिकली कलर, डाइज क्या होते हैं, कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड होते हैं, है ना। जैसे जो डाई आप बालों में लगाते हो दैट इज़ है ना कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड। तो डाइज के अंदर यहाँ यूज़ हुआ और ये कहा गया कि भाई जो कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर जो कलर होता है वो कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप की वजह से होता है, उन्हीं फंक्शनल ग्रुप को उन्होंने कहा क्रोमोफोर, है ना। लेकिन ये एक तरह का बहुत ही रॉ टाइप की जो है डेफिनेशन थी, है ना। बाद में इसमें तो हम लोग अगर साइंटिफिक टर्म में देखें तो कोई भी चीज़ कलर क्यों दिखाई दे रही है, वो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। जैसे कि ये टी शर्ट आपको ब्लू दिखाई दे रही है, तो ये ब्लू इसलिए दिखाई दे रही है कि जब इस पर विजिबल लाइट पड़ रही है तो ये बाकी सारी लाइट को तो एब्जॉर्ब कर ले रही है, लेकिन विजिबल लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है हमारी आंखों पर, इसीलिए ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि कोई भी चीज़ कलर इसलिए है क्योंकि वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करती है ना। तो अगर मैं उसको और बढ़ा दूं तो मतलब क्रोमोफोर के टर्म में बात करूं तो मैं उसको ये कह सकता हूं कि किसी भी कंपाउंड में जो कलर होगा वो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप की वजह से होगा, जो फंक्शनल ग्रुप विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हीं फंक्शनल ग्रुप को उन्होंने क्रोमोफोर कहा। बाद में उसमें यूवी लाइट को भी जोड़ दिया गया। तो बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी के टर्म में ये कहा गया कि दोज फंक्शनल ग्रुप विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी एज वेल एज विजिबल लाइट आर कॉल्ड क्रोमोफोर। तो पहले तो विजिबल लाइट का था, फिर बाद में हम लोगों ने यूवी लाइट भी उसमें जोड़ दी। ठीक है। तो उन्हें क्या कहा गया, क्रोमोफोर कहा गया। तो यहाँ जैसे आप पढ़ ही रहे हैं, ऑल दो सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर अपीयर्ड कलर इन टू ह्यूमन आई। The color is due to the presence of a particular group which absorb visible light. If this concept is extended to UV light also, we can say that chromophore is defined as an isolated covalently bonded functional group, है ना, that show a characteristic absorption in UV यानी कि ultraviolet and visible region, है ना। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो यूवी या विजिबल रीजन में एक कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन दिखाए उसको क्या कहेंगे, उस फंक्शनल ग्रुप को हम कहेंगे क्रोमोफोर। आपको पता ही है यूवी विजिबल का रीजन क्या होता है, 200 to 800 नैनोमीटर तक होता है। तो 200 से लेकर 800 नैनोमीटर तक की लाइट अगर कोई फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे क्रोमोफोर। जैसे कि एक एग्जाम्पल है बहुत कॉमन, नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो क्रोमोफोर का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये येलो कलर इम्पार्ट करता है केमिकल कंपाउंड्स में। आप लोग नाइट्रो के कोई भी कंपाउंड ले लो, चाहे नाइट्रोबेंजीन ले लो, चाहे नाइट्रोफिनॉल ले लो, दे ऑल आर ऑफ येलो कलर। वो येलो कलर
तो उसमें कॉमन क्या हो गया, नाइट्रो ग्रुप। तो यानी कि वो जो येलो कलर है वो नाइट्रो कंपाउंड की वजह से है, नाइट्रो ग्रुप की वजह से है, दैट्स वाई नाइट्रो ग्रुप इज क्रोमोफोर। क्लियर, ये समझ में आ गया। इस पर क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है 2 नंबर में, है ना, तो आप इस पर शॉर्ट नोट एक तैयार कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। नाइट्रो है या और भी कोई फंक्शनल ग्रुप है जो विजिबल लाइट या यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसी को हम लोग क्रोमोफोर बोल रहे हैं। नेक्स्ट है ऑक्सोक्रोम, है ना, ये भी इसी से मिलता जुलता है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, वही 2 नंबर का शॉर्ट नोट। ऑक्सोक्रोम क्या कहता है, ऑक्सोक्रोम कैन बी डिफाइन, ऑक्सोक्रोम बेसिकली वो फंक्शनल ग्रुप है जो क्रोमोफोर तो नहीं है, यानी कि जिनकी वजह से कोई एब्जॉर्प्शन तो नहीं दिखाई देता, है ना, लेकिन वो अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के साथ प्रेजेंट है, पर्टिकुलर क्रोमोफोर के साथ प्रेजेंट है, तो उस क्रोमोफोर के काम करने की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये जो एजो ग्रुप है दैट इज वर्किंग एज अ क्रोमोफोर, है ना, दैट्स वाई इट इज शोइंग एब्जॉर्प्शन एट 320 नैनोमीटर, है ना। और यहाँ पर OCH C2H5 इथॉक्सी ग्रुप इज नॉट वर्किंग एज अ क्रोमोफोर, इसकी वजह से कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, लेकिन जब ये इस एजो ग्रुप के साथ प्रेजेंट होता है तो इसकी लैम्डा की वैल्यू को बढ़ा देता है। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू 320 से बढ़ के 385 हो गई। तो ये अपने आप में तो कुछ नहीं है, लेकिन जब ये इसके साथ प्रेजेंट होगा तो इसकी काम करने की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, यानी कि ये इसका एक तरह से हेल्पर है ना, तो जिससे कि लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम लोग पढ़े डेफिनेशन, ऑक्सोक्रोम कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शनल ग्रुप विच डज नॉट इटसेल्फ एक्ट एज अ क्रोमोफोर, but when present with any chromophore it shows absorption shift towards red end। red end मतलब towards higher wavelength, है ना, इसको मैं लिख देता हूँ higher wavelength। red end मतलब higher wavelength, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना विगब्योर, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ये होता है ना। अगर लोअर वेवलेंथ है तो वो ब्लू शिफ्ट कहेंगे उसको, और अगर हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है देन वी कॉल्ड इट रेड शिफ्ट। क्लियर, तो ये हुआ हमारा ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर के बारे में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके अलावा हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कई और टॉपिक बचे हैं जिसको हम लोग सेकंड लेक्चर में एक तरह से सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे। वो टॉपिक्स क्या क्या है, सॉल्वेंट इफेक्ट है, इसके अलावा इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन है, इसके अलावा वुडवर्ड फिशर रूल है, और साथ ही साथ हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।